हम लोग का स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब एक अलग टाइप का मिरर है जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। अभी हमने प्लेन मिरर देखा, अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की खास बात क्या है कि सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। ऐसे मिरर्स इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो ऐसे मिरर्स को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। कुछ और बातें यहाँ पे लिखी हुई, जैसे कर्व्ड मिरर्स इज द स्फेरिकल मिरर। ये कर्व्ड मिरर इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, इस तरह के मिरर्स चाहे इधर से रिफ्लेक्ट कर रहे हो चाहे अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे मिरर्स को हम लोग स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। एक्चुअली इसको और भी बताया जाता है इस प्रकार से कि मान लो एक स्फीयर है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। इसके एक हिस्से को हमने काट लिया ऐसे। जब इसको हम लोग काट लेंगे तो एक इस प्रकार का पार्ट बचेगा और एक इस प्रकार का पार्ट बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसे बाहर से पॉलिश कर देते हैं और एक बार ऐसे अंदर से पॉलिश कर देते हैं। तो अब लाइट रे या तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी या तो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली क्या है, पार्ट ऑफ कंप्लीट स्फीयर है जिसका कोई एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग हमने बना दिया है। देखो ये कह रहा है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। ये अंदर की तरफ कर्व हो सकता है, ये इनवर्ड कर्व है, ये आपका क्या है इनवर्ड कर्व है, और ये कैसा है आउटवर्ड कर्व। दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग फेस हमारा क्या है, तो कलर चेंज किया जाए। अगर रिफ्लेक्टिंग फेस हमारा कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। जैसे ये वाला देखिए, इसमें क्या है लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे टकराएगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और वही अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कैसा हो जाए, इस प्रकार से आउटवर्ड हो जाए, तो लाइट रे इस प्रकार से आएगी और ऐसे जाएगी। इधर हमने ऐसे पॉलिश कर रखा है, इसमें इसमें हमने ऐसे बाहर कर रखा है, ठीक है। इसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलेंगे और इस वाले को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो यहाँ पे ऐसे भी याद रखना है कि कॉनकेव, जब भी कॉनकेव लिखा जाता है, जब भी कॉनकेव लिखा जाता है तो इसमें एक वर्ड आता है केव। केव का मतलब अंदर की तरफ, तो ये कौन सा होगा आपका कॉनकेव होगा और अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसी प्रकार से दूसरे को हम लोग लिखते हैं कॉन्वेक्स, इसमें एक वर्ड आता है एक्स। एक्स इज फॉर एक्सटीरियर, एक्स यूज होता है एक्सटीरियर की तरफ, तो एक्सटीरियर वाला मतलब बाहर से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये निमोनिक्स आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इससे कंफ्यूजन थोड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब इस मिरर से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमको जानना जरूरी है। क्या है वो टर्म्स से देखा जाए तो कह रहा है कि बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स, ठीक है। कुछ टर्म्स के बारे में हमको जानना आवश्यक है। क्या है वो टर्म, कह रहा है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे ये हो जाए यहाँ से लाइट ऐसे जा रहा हो, या ये वाला मिरर हो इसमें लाइट इस प्रकार से जा रहा हो, चाहे इसको ऐसे बाहर से हम लोग पेंट कर दें चाहे ऐसे अंदर से पेंट कर दें, इस मिरर का जो सेंटर होगा, इस मिरर का जो आपका सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। हम लोग बोलते हैं पोल बोलते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर पी। तो पहला चीज तो हमको पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है, ठीक है। तो पोल हमें ये बात समझ में आ गई। पोल के बाद ये कह रहा है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्फीयर एंड दिस स्फीयर हैज ए सेंटर। ऑब्वियस सी बात है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने बताया कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ये एक स्फीयर से कट के बना है। एक ऐसे स्फीयर रहा होगा पूरा, उसी से कट के हमने बनाया है। इस स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा, उसी प्रकार से इस वाले स्फीयर का भी एक सेंटर रहा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसको कभी ऐसे बाहर से पेंट कर दो, कभी इसको ऐसे अंदर से पेंट कर दो, तो इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। सही बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो इस मिरर पे लाई नहीं कर रहा है, ये जो आपका मिरर है इस मिरर पे नहीं लाई करता है, इसके आउटसाइड लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर याद रखना है इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है ना, तीन चार ऑप्शन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर। याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो जाएगा, ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिरर के पार्ट नहीं होंगे। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट।
अगर मैं कॉनकेव मिरर देखूं जैसा कि ये वाला है, तो इसके सामने लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में देखो इस प्रकार से लाइट आएगी, ऐसे जाएगी, तो इसके पीछे ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये नॉर्मल सी बात है, समझने वाली बात है, कोई कठिन बात है नहीं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होगी पोल से, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये देखो ये दूरी हो गई पोल से, तो पोल से सेंटर तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है, करा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब सुनो, बात करते हैं अगला, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अगर आपका मिरर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक स्ट्रेट लाइन जो जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और खास बात इसकी क्या होती है कि ये जो मिरर है ना, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो मिरर पे 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो जितने भी रेडियस होंगे मिरर के, ये जितने भी रेडियस है, ये सभी कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। नॉट ओनली प्रिंसिपल एक्सिस, बट ये सभी भी जितने भी आर होते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक सर्किल है और ये उसका सेंटर है, जो रेडियस होता है अपने सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस बात को मालूम रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हो गए, जैसे टर्म्स में क्या क्या याद रखना है, एक तो पोल याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस याद रखना है, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक से टर्म्स हो गए जो सभी को पता होने चाहिए। चलो भाई आगे बात करते हैं फोकस की। नेक्स्ट इज फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये लाइट आ रही है, 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 ठीक है। इधर देखिए, ये लाइट आई ऐसे, ये लाइट आई ऐसे, ये लाइट रे आई ऐसे, ये लाइट आ रही है इस प्रकार से, और ये लाइट आ रही है इस प्रकार से। ये सारी रेस कैसी हैं, पैरेलल रेस हैं। ये सारी रेस कैसी हैं भैया, पैरेलल रेस हैं। अब इनकी खास बात देखिए क्या है, ये पैरेलल रेस होने के बाद ये एक पॉइंट पे जाकर के मिलेंगी। ये सारी पैरेलल रेस एक पॉइंट पर जाकर के मिल रही हैं। ये देखिए, यहाँ से टकराने के बाद ये वाली ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, सभी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे सभी लोग मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। याद रखना है कि किसी भी मिरर में जितने भी पैरेलल रेज हैं जो इन्फिनिटी से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, इस प्रकार से आती हैं, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, एक पॉइंट पे मिलती हैं आकर के इस प्रकार से, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक। एक तो ये बात हो गई, लेकिन ये बात कब के लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए। ये बात है कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लूँ, इस प्रकार से अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लूँ, इसके अंदर पेंटिंग होती है, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये देखो, ये पैरेलल रे आएंगी, ये पैरेलल रे आएंगी, ये पैरेलल रे आएंगी, ये पैरेलल रे आएंगी। अब ये सभी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, ठीक है। तो आप देख भी पा रहे हैं, तो ये किसी एक पॉइंट पे तो नहीं मिल रही। मतलब अगर मैं इधर की तरफ देखूं, ये ऐसे चलती जाएगी, ये वाली ऐसे चलती जाएगी, ये सभी ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएंगी, ये ऐसे चली जाएंगी, ये ऐसे चली जाएंगी, ये मिल तो रही नहीं है। तो हमने बोला था कि जब ये सामने ना मिले तो इनको हम लोग एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, इस प्रकार से पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड किया जाएगा। और जब ये बैकवर्ड एक्सटेंड होंगी तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगी, इसको हम लोग बोलेंगे फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दोनों ही बात को याद रखना है कि कॉन्केव मिरर का फोकस रियल होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी, अब पोल से फोकस की जो दूरी है, पोल से फोकस की दूरी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपका पोल, यहाँ कहीं आपका पोल होगा, और यहाँ कहीं मान लो आपका फोकस हो गया, तो ये वाली जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है, किस मिरर का फोकस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो भी आप नहीं बता पाएंगे, बस इतना बताइए किस मिरर का फोकस जो है वो रियल होगा। तो रियल फोकस होगा कॉनकेव मिरर का, वर्चुअल फोकस होगा कॉन्वेक्स का। रीजन आप समझ चुके हैं, ठीक। ये सारी बातें यहाँ पे हो रखी हैं।
और सिंपल सी बातें हैं सारी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है वो? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले आपको मैं दिखा दूं दोनों हैं क्या क्या। ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपका पोल, ये रहा फोकस, ठीक, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इस दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो रिलेशन यहाँ पे आता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाई 2। फोकल लेंथ जो होता है वो r बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि जो फोकस होता है हमारा वो कहाँ होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीचों बीच लाई करता है, बीच में करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये सभी चीजें याद रखेंगे कि ये स्मॉल स्फेरिकल मिरर के लिए सारी बातें वैलिड है, स्मॉल स्फेरिकल मिरर के लिए सारी बातें वैलिड है, ठीक है। अब एक टर्म्स और आते हैं यहाँ पे, जिसे कहते हैं एपर्चर, ठीक है। तो देखो कह रहा है द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर की तरफ से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो डायमीटर है, ये जो है, इसी को हम लोग बोलेंगे एपर्चर, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अब इतनी तो बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी क्या होती हैं। अब कुछ बात और है, जैसे सवालों में कभी कभी यूज करेगा पेरिफेरल रे और पैरेक्सियल रे, पेरिफेरल रे और पैरेक्सियल रे। तो कुछ नहीं है, बस याद रखना है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज जो रेज होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो बहुत क्लोज रेज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, और जो एकदम पेरिफेरी पे एकदम आउटवर्ड जो होती है रेज, बाहर बाहर की तरफ, उनको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल रेज, ठीक है। इस चीज को बात याद रखेंगे हम लोग। और ये इंपॉर्टेंट बात है, रटने की बात है यहाँ पे, आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कि जो फोकल लेंथ है, जो आपका फोकल लेंथ है, डिपेंड्स ओनली ऑन द कर्वेचर, नॉट ऑन द मटेरियल ऑफ मिरर। क्या मतलब यार इसका? मान लो मैं अलग अलग मटेरियल की लेकिन सेम कर्वेचर के 3 मिरर बनाऊं, M1, M2 और M3, तीनों का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा सेम आएगा, पोल से जो फोकल लेंथ है वो सेम होगा। मतलब कि फोकस जो है वो किसी भी मिरर में चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है अनटिल एंड अनलेस कि आप उसका कर्वेचर ना चेंज कर दें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को बढ़ाओ घटाओ, इमेज को इधर उधर करो, ठीक है, लाइट रे को आगे पीछे करो, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। फोकस किसी भी मिरर में हमेशा फिक्स होता है, वो कांस्टेंट चीज़ है, वो चेंज नहीं होता। तो हम लोग यहाँ याद रखेंगे फोकस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, अगर आप कर्वेचर ही चेंज कर दोगे तो फिर अलग बात है। देखते हैं अब अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो प्लेन मिरर में तो हमने देखा था कैसे बनता है इमेजेस, अब देखेंगे स्फेरिकल मिरर में कैसे बनेगा हमारा इमेज, अलग अलग केसेस में ध्यान से देखते हुए चलेंगे। कह रहा है कंसीडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसका फाइनाइट साइज हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट हो जो एक फिक्स साइज का हो, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के सामने रखा गया है। ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स। क्या मतलब है इसका? अगर मैं एक प्रकार से इसको बोल दूं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, इस पे जो भी ये पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये सभी पॉइंट क्या होंगे? एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे, मतलब ये एक अलग से ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दिस पॉइंट, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दिस पॉइंट्स। इन पॉइंट से रेज निकलते हैं इस प्रकार से, और पॉइंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, एक दो पॉइंट नहीं होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और इन सभी से रेज निकल रहे होंगे। तो लेकिन अब हमें रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बनाने के लिए अब हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट तो बना नहीं सकते, इसलिए क्या है, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसीडर ओनली 2 रेज, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 रे को यूज करते हैं, और फिर उन्हीं से एक पॉइंट का इमेज बनाएंगे और बाकी को उस हिसाब से ट्रेस कर लेंगे,
ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज, कम से कम 2 तो होने चाहिए। गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ठीक है, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का वो पोजीशन हमें इमेज दे देगा और फिर उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि बाकी के पॉइंट्स कहाँ बनेंगे। ठीक, चलो देखते हैं ये बात कैसे वैलिडेट होती है, लागू होती है। दिए हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज बनाने के लिए कुछ नियम हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या कह रहा है, देखो कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के इस प्रकार से, ठीक है, तो हमने आपको इमेज बनाना तो सिखाया ही था कि जो भी रे पैरेलल आएगी जिस पॉइंट पे वो टकराएगी वहीं पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये देखो आपका नॉर्मल हो गया। और अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि सेंटर से जुड़ने वाली लाइन जो कर्वेचर को जोड़ती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब इधर देखिए आप, ये जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल होगा उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टिंग रे यहाँ से टकरा के क्या करेगी, चली जाएगी। ठीक है, और ये पैरेलल रे है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। पैरेलल रे हमेशा टकराने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो ये हो गई पहली बात। इसी में दूसरी बात देखो, अगर ये कॉन्केव मिरर ना होता, ये तो कॉन्केव मिरर है, अगर ये कॉन्केव मिरर ना होता तो क्या होता, ये पैरेलल रे इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। जिस भी पॉइंट पे आती है उस पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब कर्वेचर को आप मिला दो किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, जो ये सर्कमफरेंस है, ये वाला जो आउटर लाइन है, इसको आप मिला दो तो ये क्या काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। अब यहाँ पे टकराई है, एरो जहाँ पे टकराता है जितने एंगल से आया है उतने एंगल से ये चला जाएगा। लेकिन जब आप इसको एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ, जब आप इसको क्या करेंगे भैया, एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो ये कहाँ जा करके मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। तो बात क्या याद रखनी है कि पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो क्या होंगी, फोकस से पास करेंगी या पास करता हुआ फील कराएंगी हमको। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसी का कन्वर्स है कि अगर कोई रे फोकस से जा रही है इस प्रकार से, ठीक है, तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहली वाली बात का जस्ट कन्वर्स बात यहाँ पे कह दिया। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा भाई, ये रे ऐसे आ रही है देखो, और ऐसा फील दे रही है हमको कि ये कहाँ से जाना चाह रही है, फोकस से। हाँ, ये ऐसा फील दे रही है कि फोकस से जाना चाह रही है, बट जा तो पाई नहीं क्योंकि मिरर है। तो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये 2 रूल आपको अभी के लिए याद रखने हैं कि पैरेलल रे फोकस से जाएगी और अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। और अगर ये देखो, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी चली जाएगी। ये जैसे आई है वैसे ही टकरा के चली जाएगी। अब कहोगे इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो देखो रीज़न सिंपल सा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन इस सरफेस से, कर्व से जो होता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। यानी कि ये क्या हो गया, आपका नॉर्मल हो गया। ये आपका हो गया नॉर्मल, ये आपका हो गया नॉर्मल। और हमने बताया था कि नॉर्मल के ऊपर अगर ये रे आ रही है तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इसका एंगल 0 डिग्री है। तो जितने एंगल से आया है उतने ही एंगल से जाएगा, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि, एक सेकेंड, क्या याद रखेंगे हम लोग कि अगर मान लो ये सरफेस है हमारा, ठीक है, हम बता भी चुके हैं इसको पहले भी, और ये मान लो आपका नॉर्मल है, तो एंगल जो हमेशा मेजर किया जाता है इंसिडेंट रे का, वो हमेशा इसी नॉर्मल से मेजर किया जाता है। इस रे को और पास लाओ तो एंगल और कम हो गया, और पास लाओ और एंगल कम, और कम और कम, और जब आप इसी नॉर्मल के ऊपर गिरा दोगे तो एंगल कितना हो गया इंसिडेंस का, 0 डिग्री। तो जब इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री हो गया तो रे क्या होगा, जैसे आया है वैसे ही चला भी जाएगा, जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि तब एंगल आर भी 0 डिग्री हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली रीज़न यहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो ये देखो, ये रे आ रही है और जाना चाह रही है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बट जा तो पाएगी नहीं। लेकिन एंगल तो कितना ही बना रहा है नॉर्मल से अपने, 0 डिग्री। कैसे, यही तो इसका नॉर्मल है, ये इसका क्या है, नॉर्मल है, इसी पे तो गिरा है ये। तो जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि अगर सी से कोई लाइट रे पास कर रही है तो सी से ही वो वापस अपने पाथ को ट्रेस कर लेगा। चलो लास्ट केस देखते हैं। अगर ऑब्लिकली किसी एंगल पे पोल पे गिरता है, तो हमने पहले भी बता रखा है, अभी कुछ देर पहले ही बताया कि पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन है वो 90 डिग्री बना रही है। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये बना रही है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। तो नॉर्मल से ये जितने एंगल पे आया है उतने ही एंगल पे वापस चला जाएगा। ठीक है, सेम बात यहाँ भी लागू होता है, ये जैसे आया है, ठीक है, तो ये वाली लाइन नॉर्मल की तरह काम करेगी। इसको हटा देने तो कन्फ्यूजन हो जाएगा।
तो ये जैसे आया है ये वैसे ही चला भी जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हर जगह फॉलो होगा। और ये 3 रूल 4 रूल आपको याद होने चाहिए कि अगर पैरेलल रे आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही तो पैरेलल हो जाएगी, कर्वेचर से जैसे आएगी वैसे ही जाएगी, और पोल पे जितने एंगल से आएगी उतने एंगल बना के जाएगी। दोनों ही मिरर के लिए हमने आपको ये कुछ रूल्स बता दिए जो रूल्स आपको याद होने चाहिए। आप देख सकते हैं ये पहला रूल हो गया आपका, दूसरा रूल, तीसरा और चौथा रूल, ये चारों रूल आपको याद होना चाहिए।